पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये दस्तावेज भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित है और ये जानकारी डेली न्यूज मतलब 28 अगस्त 2025 के अंशों पर आधारित है। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर इतिहास की किताबों में आप देखें तो हाशिए पर रह जाता है। सही बात है। हम ज्यादातर बड़े पुरुष नेताओं के बारे में सुनते हैं, है ना? सही। लेकिन उन अनगिनत महिलाओं का योगदान जिन्होंने वास्तव में इस आजादी को मुमकिन बनाया, उसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते कई बार। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर एक तरह से गहन चर्चा करें। हम ये देखेंगे कि कैसे महिलाओं ने जन आंदोलनों में हिस्सा लिया, फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी क्या भूमिका रही, कैसे उन्होंने नेतृत्व भी संभाला और कैसे उन्होंने सामाजिक सुधारों को भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा बना दिया था। और हाँ, कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को भी जानेंगे। जी, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। हाँ, ये लड़ाई उस समय के सामाजिक बंधनों और जो रूढ़ियां थीं उनसे भी थी। ये स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि भारत ने हाल ही में अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस मौके पर उन महिलाओं को याद करना कितना महत्वपूर्ण है जिन्होंने इन, आप कह सकते हैं, दोहरे मोर्चों पर संघर्ष किया। और यही दोहरा संघर्ष उनकी कहानी को शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है ना? बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है भारत माता के प्रतीक के बारे में। ये कैसे हुआ कि इस प्रतीक ने महिलाओं को मतलब अपनी क्षेत्रीय या सामुदायिक पहचानों से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट होने में मदद की? देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, भावनात्मक और कह सकते हैं राजनीतिक उपकरण था। भारत माता की जो कल्पना थी, उसने एक साझा माँ की छवि सामने रखी। अच्छा। जिसकी मुक्ति के लिए सभी बच्चों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबको मिलकर लड़ना था। इसने महिलाओं को घर की दहलीज लांघकर सार्वजनिक जीवन में आने और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए एक तरह का नैतिक और भावनात्मक आधार दिया। तो इससे आंदोलन का आधार जो है वो बहुत व्यापक हो गया। तो मतलब ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं थी। अगर हम गांधी जी के पहले बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को देखें, असहयोग आंदोलन 1920-22 वाला, हाँ, जो स्वशासन के लिए अहिंसक तरीकों पर केंद्रित था, हाँ। तो उसमें महिलाओं की भूमिका कैसे दिखती है? भूमिका बहुत सक्रिय थी, बहुत ज्यादा सक्रिय। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों और सामानों का बढ़ चढ़कर बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए, खादी को अपनाया और उसका प्रचार भी किया। वो सिर्फ जुलूसों में शामिल नहीं हुई, बल्कि कई महिलाओं ने नेतृत्व भी संभाला और वो निडर होकर जेल भी गईं। अच्छा। हाँ, ये उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और साहस का प्रमाण था उस समय। और फिर आता है 1930 का नमक सत्याग्रह, जब गांधी जी ने वो नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यहाँ तो महिलाओं की भूमिका और भी ज्यादा मुखर हो गई, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। सरोजनी नायडू जैसी नेता तो गांधी जी के साथ दांडी मार्च के बाद वो जो धारासेना नमक कारखाने पर मार्च हुआ था, हाँ, उसका नेतृत्व करने वालों में शामिल थी। कमला नेहरू और दूसरी महिलाओं ने न केवल शहरों में जुलूसों का नेतृत्व किया, नमक बनाया, बल्कि उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं को संगठित भी किया। अच्छा। बल्कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने तो कहते हैं गांधी जी को इस बात के लिए मनाया था कि महिलाओं को भी नमक तोड़ने के कार्यक्रम में पुरुषों के बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। अरे वाह। हाँ, उन्होंने संघर्ष को घर घर तक पहुंचा दिया एक तरह से। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, वो दौर जब लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब क्या हुआ? मतलब तब तो एक शून्य सा आ गया होगा। यहीं पर महिलाओं के नेतृत्व की जो क्षमता थी वो सबसे साफ तौर पर उभर कर सामने आई। अच्छा। जो पुरुष नेता जेलों में थे, तो अरुणा आसफ अली जैसी नेत्रियों ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का बिगुल बजाया। उन्हें 1942 की नायिका भी कहा गया इसी वजह से। हाँ, सुना है मैंने। और कई महिलाओं ने भूमिगत रहकर, मतलब अंडरग्राउंड होकर, आंदोलन को जारी रखा। जैसे उषा मेहता और उनके गुप्त कांग्रेस रेडियो का जिक्र आता है स्रोत में। ये तो बहुत ही जोखिम भरा काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, गुप्त रेडियो स्टेशन चलाना जिससे आंदोलनकारियों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकें, उनका मनोबल बनाए रखा जा सके, यह अत्यधिक साहस का काम था। बिल्कुल। अंग्रेजी हुकूमत तो ऐसे किसी भी प्रयास को बहुत सख्ती से कुचल रही थी। उषा मेहता और उनके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम किया। और ये दिखाता है कि महिलाएं सिर्फ सड़कों पर नहीं थीं,
बल्कि रणनीति और संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी योगदान दे रही थीं। ये तो हुई जन आंदोलनों की बात। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि महिलाओं का योगदान सिर्फ अहिंसक आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था। मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में भी उनकी काफी अहम भूमिका थी। बिल्कुल, और बंगाल इस मामले में एक प्रमुख केंद्र था। प्रीतिलता वड्डेदार और कल्पना दत्ता जैसी युवतियों ने मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में जो चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था 1930 में, उस जैसी साहसिक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। प्रीतिलता ने तो पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने शहादत दे दी, गोली चलाई। कमला दास गुप्ता जैसी महिलाएं थीं जिन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार और रहने की जगह, आश्रय, वो सब मुहैया कराया। तो ये सशस्त्र संघर्ष में उनकी सक्रिय भागीदारी को दिखाता है। और ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, है ना? हम 1857 की रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। या फिर मातंगिनी हाजरा, जिन्हें गांधी बूढ़ी कहा जाता था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में 70 साल की उम्र में तिरंगा थामे शहीद हुई। या असम की वो कनकलता बरुआ, जिन्होंने थाने पर तिरंगा फहराने की कोशिश में जान दे दी थी। ये नाम तो बलिदान और प्रेरणा के प्रतीक बन गए हैं, लेकिन इनके अलावा भी, जैसा कि ये स्रोत इशारा करता है, एक पूरा, आप कहिए, एक अदृश्य नेटवर्क था महिलाओं का। अच्छा। हाँ, जो गुप्त सूचनाएं पहुंचाती थीं, पर्चे बांटती थीं, हथियार छिपाने में मदद करती थीं और क्रांतिकारियों के परिवारों की देखभाल भी करती थीं। ये उनकी संगठन क्षमता और उनके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। और ये प्रतिरोध सिर्फ 19वीं या 20वीं सदी में नहीं था। स्रोत में रानी चन्नम्मा का भी उदाहरण है, जिन्होंने कर्नाटक के कित्तूर में 1824 में ही, मतलब कितना पहले, अंग्रेजों की वो जो हड़प नीति थी उसके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो ये महिला प्रतिरोध की एक लंबी और गहरी परंपरा को दिखाता है। तो ये एकदम साफ है कि महिलाएं सिर्फ अनुयायी नहीं थीं, वो नेतृत्व भी कर रही थीं। क्या ये चीज संगठनात्मक स्तर पर भी हो रही थी? मतलब कोई संगठन वगैरह भी बन रहे थे? हाँ, बिल्कुल बन रहे थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और महिला भारतीय संघ जैसे संगठनों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण थी। अच्छा। ये मंच एक तरह से महिलाओं को अपने मुद्दों पर चर्चा करने, राजनीतिक रूप से संगठित होने और महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाने का अवसर देते थे। इन संगठनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को एक, कह सकते हैं, व्यवस्थित रूप दिया। और अगर व्यक्तिगत नेतृत्व की बात करें तो सरोजिनी नायडू का नाम तो आता ही है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। उनके अलावा और कौन प्रमुख चेहरे थे? सरोजिनी नायडू तो थी ही, अपनी ओजस्वी कविताओं और भाषणों के लिए जानी जाती थीं। फिर विजयलक्ष्मी पंडित थीं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाद में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। हाँ। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी का जिक्र तो हमने किया ही। सुचेता कृपलानी बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। एनी बेसेंट, हालांकि वो आयरिश थी, लेकिन उन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की और 1917 में वो भी कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और आंदोलन को दिशा दी। यहाँ एक और जरूरी पहलू है जिस पर यह स्रोत ध्यान दिला रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये सामाजिक सुधार का भी आंदोलन था। जी। इस मोर्चे पर महिलाओं की क्या भूमिका नजर आती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई महिला नेता और कार्यकर्ता ये समझ रही थीं कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक समाज के भीतर मौजूद अन्याय, खासकर महिलाओं और दलितों के प्रति जो अन्याय होता है, वो खत्म नहीं होते। सावित्रीबाई फूले, जिन्हें हम भारत की पहली महिला शिक्षिका मानते हैं, उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। और फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खासकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। पंडिता रमाबाई का भी जिक्र है इसमें, जिन्होंने विधवाओं के लिए शारदा सदन स्थापित किया। उस जमाने में तो ये कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बिल्कुल, आप सोचिए उस समय विधवाओं का जीवन कितना कठिन होता था। पंडिता रमाबाई ने न केवल उनके रहने और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुनर भी सिखाया। अच्छा। इसी तरह बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और सुल्ताना का सपना जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारीवादी रचना लिखी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां महिलाएं पुरुषों की जगह लेती हैं। हाँ, मैंने पढ़ी है।
तो ये सारे प्रयास दिखाते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई सामाजिक और लैंगिक समानता की लड़ाई से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। मतलब खादी अपनाना सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो सादगी और सामाजिक बराबरी का भी प्रतीक बन गया था। सही। और शिक्षा का प्रसार सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि चेतना जगाना और सवाल पूछने की हिम्मत देना था। एकदम सही कहा आपने। और इसमें कला और संस्कृति का भी योगदान था। जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम जैसी भारतीय शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करके राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारतीय हस्तशिल्प और रंगमंच को भी बढ़ावा दिया। तो ये सब प्रयास मिलकर एक ऐसी आज़ादी की तस्वीर बना रहे थे जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भी हों। हमने कई अलग अलग भूमिकाओं की बात की, जन आंदोलनों में भागीदारी, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां, नेतृत्व, सामाजिक सुधार। क्या कुछ और उदाहरण हैं जो इन अलग अलग तरह की भूमिकाओं को दर्शाते? हाँ, कुछ और नाम हैं जो इस विविधता को और स्पष्ट करते हैं। जैसे भीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया था, उस समय का जो संस्करण था, और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाया। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी का उदाहरण है। हाँ। रानी गाइडिनल्यू, जिन्होंने नागालैंड में बहुत कम उम्र में हेरा का आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये आदिवासी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व और प्रतिरोध का प्रतीक हैं। लावण्या प्रभा घोष जैसी महिलाएं थीं जिन्होंने बंगाल के गांवों में साक्षरता को राष्ट्रवादी चेतना फैलाने का माध्यम बनाया। कस्तूरबा गांधी, जिन्हें हम अक्सर महात्मा गांधी की छाया में देखते हैं, वो स्वयं एक बहुत दृढ़ निश्चयी सत्याग्रही थीं और कई बार जेल गईं। सही बात है। तो ये दिखाता है कि योगदान हर स्तर पर और हर रूप में था। वाकई ये सूची और उनके काम सच में प्रेरणादायक है। ये एकदम साफ है कि महिलाएं सिर्फ सहायक भूमिका में नहीं थीं, वो तो इस पूरे संग्राम की योजनाकार, संचालक और योद्धा थीं। बिल्कुल, जैसा कि ये स्रोत भी निष्कर्ष निकालता है, महिलाएं केवल सहभागी नहीं थीं, बल्कि वो भारत की स्वतंत्रता की वास्तुकार थीं, आर्किटेक्ट थीं। उन्होंने साहस, रणनीति और सामाजिक दृष्टि के मिश्रण से आंदोलन को आकार दिया। उनका योगदान राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक मुक्ति के बीच के गहरे संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई उसके समाज के भीतर की जो असमानताएं हैं, उनको चुनौती देने की लड़ाई से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। तो इस पूरी चर्चा से ये बात तो बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका कितनी बहुआयामी, कितनी गहरी और निर्णायक थी। उन्होंने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, घर के अंदर भी, बाहर भी, शांतिपूर्ण तरीकों से भी और क्रांतिकारी तरीकों से भी। और ये सिर्फ कुछ प्रसिद्ध नामों तक ही सीमित नहीं था। लाखों गुमनाम महिलाएं थीं जिन्होंने चुपचाप अपना योगदान दिया, सत्याग्रहियों को खाना खिलाकर, संदेश पहुंचाकर, चरखा चलाकर और सबसे बढ़कर अपने परिवारों में और अपने समाज में स्वतंत्रता और समानता के विचार को जीवित रखकर। नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक, समाज सुधारकों से लेकर क्रांतिकारियों तक, उनका योगदान अविस्मरणीय है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, इन महिलाओं ने जो साहस, नेतृत्व और सामाजिक चेतना की मिसाल कायम की, उसकी विरासत आज़ादी के बाद के भारत में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के संदर्भ में भी। उनकी स्थापित की हुई नींव पर ही आगे के जो महिला आंदोलन हुए, उन्होंने अपनी इमारत खड़ी की। आज भी जब हम समकालीन भारत में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की चुनौतियों को देखते हैं, तो इन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां, उनके संघर्ष और उनके जो मूल्य थे, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है कि हम उनकी इस अनमोल विरासत को कैसे सहेज रहे हैं और कैसे आगे बढ़ा रहे हैं।